Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां फ्राइडे है आज और इंटरेस्टिंग सेशन पैन आउट हो रहा है। शुरुआत अच्छे नोट पे हुई थी क्योंकि ग्लोबल संकेत बेहतर थे, कच्चा तेल और ठंडा पड़ा, अमेरिका के मार्केट हमारी उम्मीद से ज्यादा उछले, तो उस नोट उन सबको उस बैकड्रॉप में मजबूती के साथ शुरुआत हुई। हल्का गैप अप था, थोड़ा और उछाल देखने को मिला और उसके बाद ऊपरी स्तर से हम ठंडे पड़े। 11,000 के लेवल्स तक निफ्टी गिरा। 11,000 इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कल भी उन्हीं लोस से हमने एक वापस रिकवरी दिखाई थी और आज भी एग्जैक्टली वही लोस छुए और उसके बाद हमने एक रिकवरी की शुरुआत कर दी है और अब 11,040 के लेवल्स पे सेंसेक्स निफ्टी में हल्के हरे निशान के साथ वापस हो रहा है इस समय कामकाज। तो देखिए दिन के लोस से लगातार रिकवरी। 11,000 अब मेरे लिए सबसे अहम स्तर है क्योंकि उन्हीं लेवल्स पे सबसे तगड़ा पुट और सबसे तगड़े कॉल में एक्टिविटी नजर आएगी आपको इस समय। तो वो टसल जोन के तौर पे है और उन्हीं जोन से हम 2 बार अच्छा बाउंस बैक दिखाने में कामयाब रहे। तो उस लेवल को रखें अपने ध्यान में और इस समय तो 11,040 11,041 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। बस दिक्कत यह है कि बैंक निफ्टी में एक माइनर अंडर परफॉर्मेंस है और बड़ी दिक्कत हम सब के लिए कि वो जो ब्रॉडर मार्केट्स है, मिड कैप स्मॉल कैप का यूनिवर्स है, वो परफॉर्म नहीं करके दे रहा। आज भी प्रेशर में मिड कैप्स में 3/4 से 1% का दबाव, स्मॉल कैप्स में भी सिमिलर मैग्नीट्यूड का फॉल आपको नजर आएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 1% की कमजोरी और इसलिए अच्छे बाजार फ्लैट से हरे निशान में बाजार के बावजूद मार्केट ब्रेथ कमजोर। 1:3 का रेशियो। आसान शब्दों में हर 4 शेयरों में 3 लाल निशान में और महज एक स्टॉक आपको हरे निशान में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, दिक्कतें अभी भी आपको नजर आएंगी। लेकिन चलिए बाजार में कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा मैं आगे लौटूंगा। एक बार जाते हैं तो इन्फोसिस का स्टॉक पहले दिखा दें क्योंकि आज बाजार बंद होते से ही 4:15 बजे कह रही है कंपनी, तो मान लीजिए 4 सवा 4 के बीच में शायद जो नतीजे आते हुए नजर आए क्योंकि 4:30 पे तो मैनेजमेंट की वो प्रेस को संबोधित शुरू हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा। तो उससे पहले 1.5% कल दबाव में था, आज 1.5% के उछाल के साथ हो रहा है इस समय कामकाज। ये नतीजे आने हैं और HCL टेक के वो बोर्ड मीटिंग का आउटकम पे हम रिएक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली इस समय रिएक्ट करते हुए दबाव के साथ HCL टेक्नोलॉजीज का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन सेटको ऑटोमोटिव आज रडार पर, इस कंपनी के वाइस चेयरमैन उदित शेठ साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। उदित जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, सेटको ऑटोमोटिव जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोड्यूस करा, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, MHCV सेगमेंट खास तौर पे उस पे केटर करते हैं। मैं पढ़ रहा था आप लोग मुझे धंधा समझाएं, सेटको दरअसल करती क्या है, क्या कामकाज है? गुड आफ्टरनून आपको, थैंक यू, आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी आपके चैनल पे। हम इंडिया की सबसे बड़ी क्लच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमारी जो क्लचेज हैं इंडिया के जितने भी OE है ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं उनमें जितनी भी ट्रकें बनती है हर एक में हमारी क्लच लगती है। वी आर प्रॉबली 90% बिजनेस शेयर हमारे शेयर ऑफ बिजनेस हमारे पास है और हमारी क्लचें बिकती है OEM में, OES में, इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ये क्लचेज मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, USA और यूरोप में जहां हमारी दोनों सब्सिडियरी भी है, सेटको UK और सेटको USA। हमारी कंपनी एक इंटीग्रेटेड क्लच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमारा पूरा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। हमारे R&D सेंटर में हम सारी क्लचें डिजाइन भी करते हैं। वी आर BS4 एंड BS6 रेडी विथ ऑल आवर क्लचेज और ये क्लचेज जो हमने डिजाइन की हुई है वो हम OEs को बताते हैं कि उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें ये क्लचेस कैसे चलेगी। इंडिया की जो ऑपरेटिंग साइकिल है, हमारे जो रोड है, हमारे जो माइंस है, यहाँ काफी ओवरलोडिंग भी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारी क्लचेस सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देती है यही मार्केट में। तो यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ हम ग्रो भी कर रहे हैं और पिछले साल हमने फार्म इक्विपमेंट सेक्टर में भी क्लच सप्लाई करना शुरू किया है। फार्म इक्विपमेंट मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए? दैट्स राइट, ट्रैक्टर्स। अच्छा, 90% आपने कहा आपके पास मार्केट शेयर है, तो 90% में मैं अज्यूम कर रहा हूं फिर सारे MHCV मैन्युफैक्चरर्स, OEMs आपके क्लाइंट्स होंगे। मुझे समझाएं कौन कौन आपके की क्लाइंट्स हैं और दूसरा आपने कहा आपकी 2 विदेशी सब्सिडरीज के चलते एक्सपोर्ट कारोबार भी है इस कंपनी का, तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के बीच में सेटको ऑटोमोटिव का क्या मिक्स है रेवेन्यूज का सर?
तो पहले क्वेश्चन का आंसर यह है कि जितने भी यहाँ OEM है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, आयशर मोटर्स है, भारत बेंज है, MAN है, सारे के महिंद्रा है, सारे के सारे में हमारी क्लचें लगती है। और जितनी भी लगती है वो वहां पे हमारा पूरा शेयर ऑफ बिजनेस हमारा ही है। और ये इसलिए रहा है कि हमारा पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन इन हाउस है, हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते। हमारा मार्केट शेयर भी बहुत अच्छी तरह से ब्रेकअप हुआ है। OEM में लगभग हमारे 30-35% क्लचें जाती हैं, बाकी आफ्टर मार्केट मतलब इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट और OES में जाता है, और लगभग 7% हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये जो हमारा गोल है कि ये 7% शायद 20% हो जाए अगले 3 साल में, इंक्रीज टर्नओवर पे। ठीक बात। तो अभी मिनिस्क्यूल 7% आगे इवेंचुअली एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट है वो बढ़ाने पर होगा फोकस। अच्छा, ये जो तमाम कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को आप सप्लाई करते हैं, तो आपसे बेहतर नब्ज कोई नहीं जानता होगा मांग कैसी, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा शेप अप हो रहा है। मिक्स सिग्नल्स आते हैं, तमाम जो हमारे पास बिक्री के आंकड़े आते हैं हर महीने के। इस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स के नंबर्स देख के कमर्शियल व्हीकल से कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर्स उठाता हूं, फोर्स मोटर्स उठाता हूं तो ठंडापन नजर आता है। दरअसल डिमांड एनवायरनमेंट कैसा शेप अप हो रहा है? जो पेन पीरियड था क्या उनसे हम उभर चुके हैं? हालात सुधर रहे हैं क्या सर? पेन पीरियड तो हमारे पीछे ही है। अब जो GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और जब भारत स्टेज 3 से स्टेज 4 में गए थे, तो ये जो मैं कहता हूं हैट्रिक हुई थी वो पिछले साल हो गई है। अब पिछले साल अक्टूबर से पूरा पिकअप अच्छी तरह से हो रहा है। हमारे मन में यह है कि अगले शायद 2 साल में ये OE का डिमांड लगभग 30-40% से बढ़ जाएगा, और अगले 4 या 5 साल में हर साल CAGR 15 से 20% हमको देखने मिलेगा OE साइकिल में। तो हम काफी इसमें पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट बहुत सुधर रहा है। हम लगभग 3 लाख करोड़ के नए रोड हाईवे बनाएंगे, माइनिंग खुल गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी प्रोडक्टिव है, मॉनसून्स भी काफी पॉजिटिव है। इसलिए मार्केट एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, और टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो नई क्लचें बनानी है। अच्छा उदित, एक बात बताएं, फिर आपकी कैपेसिटीज यहाँ पे कितनी है स्पेस में जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, और किन यूटिलाइजेशन लेवल्स पे आप लोग कामकाज कर रहे हो इस समय? हमारे पास लगभग 2 मिलियन क्लचेस प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, और कैपेसिटी ऐड करने में प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट था कैपेसिटी बिल्डिंग में अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी कास्टिंग्स, लेकिन हमने हमारी खुद की अभी फाउंड्री लगाई है जहां पे हम क्वालिटी कास्टिंग्स फुल्ली मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये कास्टिंग्स हम सेटको को ही नहीं, लेकिन ये कास्टिंग्स अभी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और काफी दूसरी कंपनियों में भी जाती है, इसलिए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। ये वो लावा कास्ट की आप बात कर रहे हो? जी, लावा कास्ट जो है 30,000 टन्स पर एनम की हमारी सब्सिडियरी जो हमने लगाई है, अब फुल्ली ऑपरेशनल है और प्रॉफिटेबल भी है। तो हाँ, तो अब तक वो सेटको के लिए था, कामकाज करती थी, और अब आप कह रहे हो बाहर भी वो माल देने का कामकाज शुरू कर चुकी है। ये FY19 से पूरी पिक्चर अब फाइनेंशियल्स में कैप्चर होगी? यस, FY19 में आप देखेंगे कि इसकी सप्लाई सेटको को ही नहीं लेकिन बाहर के भी क्लाइंट्स को जाएगी, और अभी हम इसकी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं जहां इसकी भी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे। अच्छा, Q4 के आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था, इशू ये था कि रेवेन्यूज आय जो थी आपकी 5% गिरी है विकास उदित, साल दर साल, पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे समझाएं, ये जो Q4 था इसमें वॉल्यूम और प्राइसिंग का क्या ऐसा एक्शन देखने को मिला, और जो मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 380 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया, कहां से मदद मिली? इसमें ये इशू ये था कि जब OE डिमांड बढ़ जाता है तो कभी कभी सप्लाई चेन को हमें साथ लेके हमारा टॉप लाइन भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी सप्लाई चेन में इशू आ जाता है, जो हमने वो थोड़ा इशू देखा था Q3 Q4 में, क्योंकि एकदम OE का रैंप अप बहुत अनएक्सपेक्टेड आ गया। वो सारे इश्यू हमने पीछे रख दिए। एज फार एज प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी का मामला है, जो भी रॉ मटेरियल कमोडिटी के प्राइसिंग है उसका पास थ्रू तो हमें मिल जाता है 2 या 3 महीने के लैग से, लेकिन विद बैकवर्ड इफेक्ट। सो एज अ प्रॉफिट वी डोंट हैव एनी इश्यू। लेकिन जैसे OE डिमांड और टॉप लाइन बढ़ती है इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो बॉटम लाइन का
प्रॉफिट बहुत उससे ज्यादा मार्जिन में बढ़ जाता है। तो वो तो क्योंकि यूटिलाइजेशन after break इंप्रूव even हो रहा है तो in उसका आपको engineering फायदा business- मिलेगा। तो अच्छा, तो फिर ये जो मार्जिन पे तगड़ा इंप्रूवमेंट था, मैं पढ़ रहा था 4 साल में आपके हाईएस्ट लेवल पे मार्जिन पहुंचे Q4 में ऑलमोस्ट 16.5% के आसपास थे। तो यहां से मार्जिन की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? क्या इन लेवल्स को आप डिफेंड कर पाओगे? कीपिंग एट दिस लेवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो इजी रहेगा, लेकिन हमें जाके आगे हमारा टारगेट ये है कि अगले 2 साल में हमारी जो EBITDA मार्जिन है 19-20% तक पहुंच जाए। हाँ, तो यहां से मार्जिन में इवेंचुअली एक एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करूं मैं। अच्छा, सेटको ऑटोमोटिव FY18 में हालांकि लॉसेस रिड्यूस हुए, लेकिन आपने फिर भी लॉसेस क्लॉक करे हैं, है ना? तो ए, मुझे समझाया उदित, ये लॉस मेकिंग एंटिटी क्यों हो गई थी, और बी, अब FY19 में क्या एक्सपेक्ट करूं? जब ये FY18 में लॉसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए तो FY19 एक प्रॉफिटेबल ईयर होगा इस कंपनी के लिए? FY18 में ओनली फर्स्ट क्वार्टर वी हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस क्वार्टर में जो GST का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसमें काफी डाउन हो गया था पूरा डिमांड, तो दैट वाज एन एबरेशन। अदरवाइज द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल थ्रू आउट एंड वी हैव, और आगे जाते हुए भी हमें लग रहा है और इसमें कोई भी शंका नहीं है कि प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे, प्रॉफिट्स अच्छे बनेंगे। 16.5% जो हमें डिफेंड करना है वो तो हम डिफेंड कर ही लेंगे, हमारी एस्पिरेशंस उससे भी ज्यादा है और आगे जाते हुए कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है हमें। ठीक बात, तो एबरेशन था Q1 में, वो जो ट्रांजिशन हो रहा था अर्थव्यवस्था में उसका इंपैक्ट पड़ा, अदरवाइज ये एंटिटी एक प्रॉफिटेबल ही रहेगी, है ना? वो एबरेशन छोड़ दूं तो उदित ये मान के चलूं सेटको ऑटोमोटिव एक फाइनेंशियल ईयर वाइज Absolutely. प्रॉफिटेबल एंटिटी रहने वाली है ना? कोई दिक्कत नहीं। द सेकेंड इश्यू ऑल्सो इज दैट लावा कास्ट का जो हमने एक्सपेंशन किया था 180 करोड़ का जो हमने कैपेक्स किया है, वो लास्ट ईयर वाज द फुल फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन जहां हमने लगभग 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया था। इस साल में लावा कास्ट पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेगी और लावा कास्ट इस क्वार्टर से प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स दिखा रही है, इसलिए उसका प्रॉफिट और सेटको का प्रॉफिट अगर आप कंसोलिडेट करोगे तो इस साल से हमें पूरा प्रॉफिटेबल ईयर भी आएगा। लास्ट अच्छा, ईयर ठीक। आपने थोड़ा लॉस देखा लावा कास्ट के अकाउंट पे। हाँ। अच्छा, जाते जाते उदित 2 सवाल एक ही में क्लब करता हूं, समय की कमी है। एक तो बैलेंस शीट पे कुछ डेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या वजह थी, और फिर डेट इक्विटी रेशियो क्या है, बैलेंस शीट पे कितना स्ट्रेन है, और दूसरा आपकी कंपनी प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट कॉन्फ कॉल्स पहले के हाईलाइट करते हैं कि कंपनी का इवेंचुअल टारगेट था FY18 में 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करने का, तो वो तो मिस हो गया है। FY18 में हम 500-600 करोड़ रुपए ऑर्ड पे बैठे हुए हैं। अब फिर क्यों ऐसा मिस हुआ, और FY21 के अब रिवाइज टारगेट्स क्या होंगे करंट हालात को देखते हुए? We are focusing on a consolidated target in the next 2 years of a 1000 crore company. हमने जो 1000 करोड़ पे पहुंचना था थोड़ा अर्लियर, वो मार्केट हमें वहां जाने नहीं दी, क्योंकि वहां पे डीमॉन, BS ट्रांजिशन और GST इम्प्लीमेंटेशन ने 1-1.5 साल हमें पीछे कर दिया, लेकिन अभी पूरा नेक्स्ट 4 से 5 साल हमारे लिए पॉजिटिव ग्रोथ है। हमने हमारे बिजनेस में फार्म ट्रैक्टर को भी ऐड किया है, उसका भी हमें सिग्निफिकेंट अपसाइड मिलेगा हमारे टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में। और रहता ये सवाल है कि आपने डेट इक्विटी का जो आपने पूछा, सेटको का डेट इक्विटी स्टैंड अलोन बेसिस पे बिल्कुल सही है। लावा कास्ट की एडिशनल डेट जो है इसलिए दिक्कत उससे आ रही है। थोड़ा स्क्यूड हुआ है, लेकिन अभी वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस साल से पूरा हमें प्रॉफिट उसका भी कंसोलिडेट करने को मिलेगा और उसका भी रिपेमेंट शुरू हो गया है। बाखूबी से उदित ने तमाम कंसर्न्स को जवाब दिए, और मेरे ख्याल से आप लोग भी सब सेटिस्फाइड होंगे उनके जवाब से, क्योंकि 3.5% के उछाल के साथ एक फ्लैट स्टॉक था इंटरव्यू शुरू करने से पहले, और देखिए किस तरह की मजबूती अब ये स्टॉक दिखाता हुआ। उदित, धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और एक कंपनी का धंधा, आगे का आउटलुक आसान शब्दों में समझाने के लिए। आप क्या जिम विम जाते हो क्या? नहीं, थैंक यू, आपने हमें इस इंटरव्यू पे बुलाया और वी आर वेरी पॉजिटिव। इस कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छी तरह चलेगा। हम स्टॉक पे नहीं देखते, हम बिजनेस पे फोकस करते हैं। वो स्टॉक के लिए मेरे पास एक Thank you very एक्सपर्ट है उदित, अविनाश गोराक्षकर साहब जुड़ते हुए। अविनाश जी, सेटको ऑटोमोटिव, आपने मैनेजमेंट को सुना, स्टॉक कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे और कॉल क्या होगा?
मुझे लग रहा है कि आशीष आने वाला जो पहला तिमाही रिजल्ट आने वाला है, जो मेरे ख्याल से बोर्ड मीटिंग 31 जुलाई को है, वो काफी क्लोजली मार्केट वॉच करेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड लेवल पे लावा कास्ट के ऑपरेशंस अगर प्रॉफिटेबल होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी पोटेंशियल है अर्निंग्स को रीरेट होने के लिए। हालांकि लास्ट ईयर अच्छा रिजल्ट नहीं था, कंपनी का डेट भी काफी है, बट मुझे लग रहा है कि अगर लंबा नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्ले बन सकता है, बट ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हो सकता है कि FY19 के बाद आपको एक अच्छी ग्रोथ बोथ टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को। तो ये अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा आउटलुक लंबा रखें। FY19 के बाद से ट्रैक्शन मोमेंटम फाइनेंशियल से पिकअप होगा। सेटको ऑटोमोटिव पे खरीदारी करने की सलाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एसएमई पर हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर। तो पहले तो इंडेक्स लेकर आए, क्या हाल है? कुछ दबाव के साथ शायद कामकाज होता हुआ इंडेक्स लेकर आए बीएसई आईपीओ का। हाँ, 3/4% की कमजोरी, आज दबाव आया है 13-14 पॉइंट। इस समय इंडेक्स नीचे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन आज के गेनर्स और लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसएमई की यूनिवर्स में औरंगाबाद डिस्टिलरी में 5% का उछाल, फ्राइडे भी आज तो। आरवी एनकॉन 5% मजबूत, कीर्ति नॉलेज एंड स्किल्स 4.5-5% की मजबूती, और सर्वोटेक पावर सिस्टम्स में हम देख रहे हैं 3.25% के आसपास का उछाल। तो 3 से 5% का उछाल, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दबाव कहां पर है? मानव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 20% के लोअर सर्किट पे ये स्टॉक लॉक्ड। अजूनी बायोटेक 9% दबाव। बोहरा इंडस्ट्रीज, ये कई बार फीचर हो चुका है एक्शन वाले स्टॉक्स में, 4-5% की कमजोरी। और सकर हेल्थ केयर में भी हम देख रहे हैं 5-5.25% के आसपास का दबाव इस समय। लेकिन चलिए राउंड अप की बारी। वरुण और सोनम दोनों जुड़ चुके हैं। सोनम, पहले तो एक आईपीओ इस समय बाजार में खुला हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है? जो आईपीओ खुला हुआ है उसका नाम है एवन मोलप्लास लिमिटेड। ये खुला था कल जुलाई 12 तारीख को, बंद होने वाला है जुलाई 18 तारीख को। इशू साइज 4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए का इशू साइज है। जो इशू प्राइस है वो 51 रुपए प्रति शेयर का है और मार्केट लॉट 2000 शेयरों का है। ये उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है जो प्लास्टिक फर्नीचर के कारोबार में है। इसके प्रोडक्ट्स काफी आपने मार्केट में देखे भी होंगे और ये कंपनी लिस्ट होगी NSE SME प्लेटफॉर्म पर। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी मजबूत दिखाई देता है, जहां पर कंपनी के रेवेन्यूज और मुनाफे दोनों में एक अच्छा खासा ग्रोथ पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो 18 जुलाई तक ये आईपीओ बाजार में खुला हुआ है, यानी कि अगले हफ्ते वेडनेसडे तक खुला रहेगा। इशू प्राइस है 51 का, 51 का, और एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होगी इवेंचुअली। तो ये खुला हुआ है, लेकिन 2 खुलने वाले हैं, है ना? अगले हफ्ते 2 खुलेंगे। बिल्कुल, अगले हफ्ते 2 आईपीओस खुलेंगे मार्केट में। सबसे पहला है सुपर शक्ति मेटालिक्स लिमिटेड। ये खुलेगा 17 जुलाई को, बंद होगा 20 जुलाई को। 60 करोड़ का इशू साइज है इसका। इशू प्राइस जो है 375 का है और मार्केट लॉट 300 शेयरों का है। ये कंपनी लिस्ट होगी BSE SME प्लेटफॉर्म पर। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है और कोलकाता में ये कंपनी बहुत ही अच्छी पकड़ रखती है, बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है इनका वहां पर मार्केट में। तो कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है। और फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है और यहाँ पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, एक अच्छा ग्रोथ पिक्चर दिखाई दे रहा है। कितना लॉट साइज बोला इसका आपने सुपर शक्ति का? 300 शेयरों का। 300 शेयरों का, तो एक लॉट के लिए 1,12,500 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी कंपनी है गणेश फिल्म्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी खुलेगी या फिर इसका आईपीओ खुलेगा 16 जुलाई को और बंद होगा 18 जुलाई को। इशू साइज 8 करोड़ शेयरों का है। इशू प्राइस जो है 80 रुपए का है। मार्केट लॉट 1600 शेयरों का है। ये कंपनी लिस्ट होगी BSE SME प्लेटफॉर्म पर। मुंबई बेस्ड कंपनी है जो साउथ इंडियन मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदती है और फिर इसको बेचती है हॉल्स और सब बाजू। इनके पास टोटल 696 साउथ इंडियन फिल्म्स की लाइब्रेरी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहना मुश्किल है, अभी तक हम लोग को इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है ये नहीं मिला है। हाँ, ये तो मुझे अब याद आने लगी। जैसे वो प्रीति के साथ हुआ था, कौन सी कंपनी थी वो, जुगाड़ वाली। जी हाँ। ये गणेश फिल्म याद आने लगी अब धीरे धीरे करके, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका एक लॉट की हो गई मतलब वैल्यू 1,28,000 रुपए की। ध्यान रखें। चलिए अब वरुण के पास चलते हैं। वरुण, रिसेंट लिस्टिंग्स क्या हालचाल? देखिए, सबसे पहले आज जो कंपनी लिस्ट हुई उसके बारे में बताता हूँ। NSE MH प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई है रुद्र अभिषेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसका जो ऑफर प्राइस था वो 41 के आसपास था और ये 41 के आसपास ही लिस्ट हुई है, 41.05 के आसपास लिस्ट हुई है।
यानी कि आसपास ही लिस्ट हुई उसके 1.1 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला था। दरअसल दिल्ली बेस्ड इंफ्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो कुछ खास लिस्टिंग इसके देखने नहीं मिली है। इसके पहले जिन कंपनीज की लिस्टिंग हुई है उनके बारे में बताओ तो गंगा फोर्जिंग गुजरात बेस्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 11 तारीख को इसकी लिस्टिंग हुई थी और अब तो ये कंपनी अपनी जो इशू प्राइस है 21 रुपये का उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है, करीब 20 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है। वहीं जकारिया फैब्रिक्स, ये दरअसल टेक्सटाइल की कंपनी है, इशू प्राइस 180 का था, उसके ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रही है 181.50। 11 तारीख को इसकी लिस्टिंग हुई थी। ब्राइट सोलार लिमिटेड, 9 तारीख को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, ये सोलार पंप्स बनाने का काम करती है। NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और अपने इशू प्राइस जो था 36 उसके आसपास ही 36.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। और सबसे आखिरी में रजनीश वेलनेस, 9 तारीख को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। इसके जो सब्सक्रिप्शन था कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, करीब 1 टाइम के आसपास ही इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन अपने इशू प्राइस से अच्छा खासा इसने अच्छी लिस्टिंग दी थी, करीब 100 रुपये के आसपास। हालांकि उन लेवल से अब कम हो चुके हैं, लेकिन 95 का जो इशू प्राइस था अब भी उसके ऊपर ट्रेड करिए, करीब 98.75 रुपीज़ के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रही है। तो लिस्टिंग से थोड़े अच्छे गेंस इस कंपनी में एटलीस्ट कमाने मिले हैं। ठीक बात। तो ये परफॉर्मेंस रीसेंट लिस्टिंग्स का वरुण ट्रैक रखेंगे, इन तमाम रीसेंट लिस्टिंग्स पे तमाम अपडेट्स आते रहेंगे आपके पास। आज की लिस्टिंग बस स्क्रीन पर लेकर आए। रुद्र अभिषेक की बात करिए, वरुण ने आज लिस्ट हुआ है 41 रुपीज का इशू प्राइस, और एग्जैक्टली मैं देख रहा हूं NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पे इस समय 41 के लेवल्स पर इस काउंटर में हो रहा है कामकाज। 41.25 का हाई था, उसे छूने के बाद अब 41 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड होता हुआ। तो 1.1 टाइम्स का रिस्पांस था। सोनम ने इससे पहले हाईलाइट भी करा था किस तरह से, इनफैक्ट सोनम वरुण दोनों ने हाईलाइट कर रखा है किस तरह से वो सब्सक्रिप्शन नंबर्स ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे। तो जब IPO के टाइम पर डिमांड ज्यादा नहीं तो फॉलो अप बाइंग कहां से आती, इसलिए आप देख रहे हैं इशू प्राइस के आसपास इस समय ट्रेड होता हुआ।